Good morning, students. I'm well here and I hope you are also well at your home. Today, we are in the second phase of our revision. Today, we will start chapter number 2, that is microorganism friend and foe. We are going to discuss about the question answers. So, concentrate throughout the video and you will be able to answer each and every question given in that particular chapter. So, I just ensure me that you are watching the video completely. So let us start chapter number 2, that is microorganism friend and foe. Friend and foe. Foe. Clear hai? In this, let us start question number 1, that is fill in the blanks. First question is fill in the blanks. ठीक है, पहला पार्ट, microorganism can be seen by the help of microorganism can be seen by the help of पहला माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, तो इसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है? माइक्रोस्कोप की. दूसरा क्वेश्चन क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. दूसरा पार्ट क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश की जगह नाइट्रोजन. वो किसको फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन को. फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनहेंस. इनहेंस मतलब बढ़ाना होता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. क्लियर है? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम. तीसरा है कि एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ. तो तीसरे में एल्कोहल को अगर प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस्ड बाय, तो एल्कोहल किससे प्रोड्यूस होता है बेटा? तो हमारा आंसर होगा ईस्ट से. किससे? ईस्ट. YEAST, ईस्ट. चौथा पार्ट है कोलेरा इज कॉज्ड बाय. कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया. आई होप यहां तक क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करते हैं. सेकंड में क्या है? टिक द करेक्ट आंसर. ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. देखो बेटा, ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, इन प्रोडक्शन ऑफ डैश. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल किससे प्रोड्यूस होता है? ईस्ट से. तो कहीं ना कहीं ईस्ट से क्या प्रोड्यूस होगा? तो हमारा आंसर क्या है? अल्कोहल. क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो क्या है देखते हैं. द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. बेटा, एंटीबायोटिक का अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पैरासिटामॉल नहीं. उसके बाद यहां पर जो दिया है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन. यहां के हिसाब से हमारा आंसर क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग इज. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज. मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज. तो बेटा, मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ हमारे पास कौन सा है? तो कभी भी ध्यान रखना है कि मलेरिया कौन कॉज करता है. तो हमारा आंसर क्या है? फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो.
कौन सा है? फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। फोर्थ, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, देखो बेटा, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो बेटा कम्युनिकेबल मतलब होता है एक चीज से दूसरे चीज को हो जाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाना, संक्रमण जिसको कहते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस है। तो उसका जो कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे बेस्ट कैरियर है वो कौन सा है? हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खी घूमती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। वो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट है द ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ। द ब्रेड और, सेकेंड का ई पार्ट है द ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ डैश। क्या है बेटा? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। किसकी वजह से होता है? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल बढ़ जाने की वजह से ये इडली डफ में आपने देखा नहीं हो, ब्रेड जो होता है उसको अगर हम कई दिन तक खाली छोड़ दें तो उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होने लग जाते हैं, वो ब्राउन कलर का होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर ईस्ट सेल ग्रो करने लग जाते हैं। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। शुगर से अगर अल्कोहल बनाना है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। इसको सड़ाना भी कहते हैं। ठीक है? कोई भी चीज अगर सड़ जाती है, किसी भी चीज का सड़ना फर्मेंटेशन कहलाता है। और अगर शुगर से आपको बनाना है अल्कोहल तो उसके लिए फर्मेंटेशन का यूज करना पड़ेगा। आई होप क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस। मैच द फॉलोइंग है तीसरा। है उसमें पहला है बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलिया। बैक्टीरिया, दूसरा राइजोबियम, तीसरा लैक्टोबैसिलियस, चौथा ईस्ट, पांचवा ये प्रोटोजोआ, छठा वायरस। ये प्रोटोजोआ और छठा वायरस। यहां पर कॉलम बी है। पहला पार्ट फिक्सिंग नाइट्रोजन, सेटिंग ऑफ कार्ड। फिक्सिंग नाइट्रोजन, दूसरा सेटिंग ऑफ कार्ड, तीसरा बेकिंग ऑफ ब्रेड कॉजिंग मलेरिया। बेकिंग ऑफ ब्रेड, चौथा कॉजिंग मलेरिया, पांचवा कॉजिंग कोलेरा, कॉजिंग एड्स। कॉजिंग कोलेरा, छठा
कॉजिंग एड्स, और सातवां प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरिया से क्या होता है। हमने अभी तुरंत पढ़ा था कोलेरा। राइजोबियम की बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, इसमें ए और इसमें ई। लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड में काम आता है बेटा, बी पार्ट। लैक्टोबैसिलस का काम क्या है, सेटिंग ऑफ कर्ड का। उसके बाद ईस्ट, ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम होता है, इसका सी ऑप्शन। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ में अभी आपको बताया था कि मलेरिया कॉज करता है, डी वायरस। वायरस के दो काम हैं, एक कॉजिंग एड्स HIV वायरस है और दूसरा प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। मीन्स व्हाट कि F और G दोनों ही किसके ऑप्शन हैं, वायरस के। क्यों, क्योंकि ये दवा बनाने में भी काम आता है और ये एड्स भी कॉज करता है। आई होप क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो क्या है हम एक बार देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेकेड आइज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। क्वेश्चन 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन बाय नेकेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन बाय नेकेड आइज, eyes, if not how can they be seen, how can they be seen। हम क्या कहेंगे, नो। आंसर हमारा क्या है, नो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, cannot be seen by naked eyes। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख सकते नेकेड आइज से। इट कैन बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। इट कैन बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्लियर है, यहां तक शायद आपकी समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। वो क्या कह रहा है हम देखते हैं। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें बेटा, कौन कौन से हैं। पहला वायरस एक अलग कैटेगरी में आता है, हम कहेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा फंगी, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा एल्गी। ये 4 है बेटा, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी और बैक्टीरिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर राइजोबियम। इन दोनों में से कोई भी है, फिक्सेस द नाइट्रोजन टू द सॉइल। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि है
Write 10 lines on usefulness of microorganism. 10 lines on usefulness of microorganism. 10 lines, question number 7. 10 lines on usefulness. पहला, conversion of milk into curd. दूसरा, fixation of nitrogen. Keeping environment clean. By decomposition. चौथा, manufacturing of medicine. पांचवा, acting as food to animals. Six, keeping people healthy. Seventh, maintaining ecological balance. Ecological balance. Increasing fertility of soil. नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं. अब कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन इसलिए क्योंकि मरे हुए जीव जंतु को डिकम्पोज भी यही करते हैं. उसके बाद वायरस जो है वो मेडिसिन बनाने में काम आता है. उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक्वेटिक एनिमल को खाना प्रोवाइड कराते हैं. उसके बाद लोगों को स्वस्थ रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि मरे हुए जीव जंतुओं को डिकम्पोज करते हैं जिससे आदमी स्वस्थ रह पाता है. उसके बाद नेक्स्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस. बैलेंस ऑफ इकोलॉजी मीन्स वर्ड की कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होने देते या कुछ भी कम नहीं होने देते. उसके बाद चूंकि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को भी वो इंक्रीज करते हैं. तो ये 8 है, 1-2 और भी बहुत सारे यूजेस हैं. फिलहाल हम 8 के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं. कैसे? अगर हम हार्मफुल इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, पहला, कॉजेस फूड पॉइजनिंग. दूसरा, कॉजेस डेडली डिजीज. तीसरा, कॉजेस हेल्थ इश्यूज. चौथा, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटनिंग ऑफ फूड, या हम ये कह सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ फूड. तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. जैसे खाने में पॉइजनिंग होना, ये बैक्टीरिया की देन है. उसके बाद बहुत सारी डिजीज है जैसे कोलेरा, टाइफाइड, इन सब बीमारियों की जड़ यही है. उसके बाद हेल्थ इश्यूज, हमें पता है कि बीमारियां होंगी तो हम जो है वो हेल्दी नहीं रह पाएंगे. और उसके बाद फर्मेंटेशन, खाने के सड़ जाने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ब्रेड जैसे खानों में क्या होता है कि ईस्ट अटैक करने लग जाता है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. आई होप क्लियर है यहां तक. नाउ लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. क्वेश्चन नंबर 9 है,
एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा? तो एंटीबायोटिक्स को समझने के लिए ये जानिए कि एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मतलब ये कि वायरस के अगेंस्ट काम करने वाले। अंडरस्टूड और नॉट? मीन्स व्हाट कि एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबॉडीज दैट हेल्प्स अस टू क्योर us from different diseases and provides relief immediately। तुरंत ही आराम देता है ये। provides relief immediately। आई होप क्लियर है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो तुरंतली या इमीडिएटली का मतलब तुरंत है, तुरंत ही क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है आराम। ठीक है, हमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? डू नॉट टेक एंटीबायोटिक विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर। विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया होगा। और दूसरा और लास्ट पॉइंट ये है, डू नॉट टेक ओवरडोज। ज्यादा ना खा लें अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो। टेक ओवरडोज ऑफ इट। आई होप क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एज वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो, आई विश कि आप इसको पढ़ें, समझें और एग्जाम में बहुत अच्छे से करें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। अब ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 को, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसके सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर लेंगे। चूंकि हमारे सिलेबस में है, इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसी वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे आज। इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स वर्ड की कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स एक बॉक्स में दिए गए हैं और उनमें से हमें ये कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करिए। वर्ड्स कौन कौन से हैं? वर्ड्स हैं फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन। फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स और प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। तो हम एक एक करके देखते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। पहला क्वेश्चन है the same type of plant grown on large scale for a particular period of time इज कॉल्ड। क्या कहेंगे बेटा? तो जब भी हम सेम टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हैं या सेम टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो करते हैं बेटा, तो सेम टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो करना क्या कहलाता है? क्रॉप। क्लियर है? मीन्स व्हाट कि सेम टाइप ऑफ प्लांट को अगर आप ग्रो करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? क्रॉप कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ सॉइल।
ठीक है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर growing crops is dash of soil. Before growing crop is dash of soil. तो बेटा क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा सॉइल को। तो यहां पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात हम करेंगे। आई होप क्लियर है। जब भी हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उससे पहले जो हम स्टेप लेते हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है कि डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन वाटर। तो बेटा डैमेज सीड का मतलब क्या होता है? सड़े गले सीड्स जो होते हैं, और वो क्या करते हैं? फ्लोट। क्या करते हैं बेटा? तो हम कहेंगे फ्लोट करते हैं, तैरने लग जाते हैं। जो भी डैमेज सीड होता है वो तैरने लग जाता है, यही उसकी पहचान है। और फॉर ग्रोइंग क्रॉप, अगला क्वेश्चन है, सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। फोर्थ पॉइंट क्या है? फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स sunlight dash and dash are essential from the soil। तो बचा हुआ क्या है हमारे पास बेटा? तो हम कहेंगे क्या कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स। सनलाइट के साथ साथ क्या क्या जरूरी है? वाटर की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रॉप को ग्रो करेंगे तो वाटर बहुत ज्यादा हमें चाहिए होता है। तो वाटर और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाटर एंड न्यूट्रिएंट। आई होप क्लियर है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का यही है, फिल इन द ब्लैंक्स था। सेम टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो करोगे तो वो क्रॉप कहलाएगा। क्रॉपिंग से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो सॉइल का प्रिपरेशन होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। तीसरा, डैमेज जो सीड्स होते हैं, जो खराब सीड्स होते हैं, वो पानी में तैरने लग जाते हैं, जिसको हम फ्लोट कहते हैं। और चौथा क्या है? द ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल। सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। मैच द फॉलोइंग है बेटा दूसरा क्वेश्चन। उसमें मैच द फॉलोइंग है, तो पहला है कॉलम 1, दूसरा है कॉलम 2। नहीं, अब हम देखते हैं एक एक करके कॉलम 1 और 2 में क्या क्या है। सबसे पहले खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर। कॉलम 1 में है खरीफ क्रॉप, दूसरा रबी क्रॉप, तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर, और चौथा ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं। कॉलम 2 में क्या क्या दिया है? फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ए, फूड फॉर कैटल, दूसरा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, तीसरा एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन
फोर्थ है wheat, grain, pea, paddy and maize. wheat, ग्राम, पी, और फिफ्थ है पैडी एंड मेज। बेटे इसको समझने से पहले हम दो चीज समझ लेते हैं। क्या क्या समझ लेते हैं? पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होता है। तो खरीफ क्रॉप के लिए हम कहते हैं कि वो क्रॉप जो जनरली रेनी सीजन में हम ग्रो करते हैं, जैसे जुलाई से लेकर सितंबर तक। मीन्स व्हाट? द क्रॉप ग्रोन फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? पैडी और मेज, जो राइस जिसको हम कहते हैं वो है, और मक्का जिसको मेज कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया खरीफ। ये जनरली बेटा बरसात के सीजन में होता है। वहीं दूसरी ओर है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के बारे में हम क्या कहेंगे? ये ऐसा क्रॉप है जो ग्रो करता है कब? नवंबर से मार्च में। द क्रॉप दैट ग्रोज बिटवीन नवंबर टू मार्च। नवंबर टू मार्च। इसमें क्या है बेटा? गेहूं, व्हीट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखो, खरीफ क्रॉप कह रहा था, तो खरीफ क्रॉप के बारे में मैंने क्या बताया कि ये जुलाई से सितंबर में होता है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पैडी और मेज। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 1 का क्या हो गया? 5, पैडी और मेज। दूसरा है रबी क्रॉप, व्हीट, ग्राम और पी। इसका क्या हो गया? 4th। फिर केमिकल फर्टिलाइजर है। केमिकल में यूरिया आता है बेटा, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। 2nd हो गया इसका। और ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर में आता है आपको एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग। 3rd। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। खरीफ क्रॉप, पैडी और मेज, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हम इसको समझने के लिए सीजन का सहारा भी लेते हैं। पैडी और मेज कब ग्रो करता है? तो हम कहेंगे क्या कि बरसात के सीजन में। रबी क्रॉप में क्या आता है? व्हीट, ग्राम और पी। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर में क्या आता है बेटा? यूरिया और सुपर फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक में क्या आता है? जो गाय से बनता है, गाय के गोबर, या फिर मान लो जैसे उसके यूरिन, या फिर सूखे पत्तियों से जो खाद बनता है, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। आई होप क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। 3rd है गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच का एग्जाम्पल बताना है हमें। तो सबसे पहले हम खरीफ क्रॉप की बात करते हैं। अभी बताया था मैंने आपको कि खरीफ क्रॉप में क्या होगा? पैडी और मेज, पैडी और मेज। दूसरा क्या है? रबी क्रॉप। इसके लिए हम क्या कहेंगे? व्हीट और ग्राम। व्हीट मतलब गेहूं और ग्राम मतलब चना। आई होप क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में कह रहे हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? द प्रोसेस इन विच सॉइल इज प्रिपेयर्ड। दूसरा कह रहे हैं सोइंग। सोइंग मतलब होता है बीज बोना। मीन्स व्हाट? कि अगर हम सोइंग की बात करेंगे तो सोइंग मतलब क्या होगा? सोइंग मतलब होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। सोइंग का मतलब क्या होता है? टू गिव द सीड्स
इन द ग्राउंड। ठीक है, सोइंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम सीड्स को ग्राउंड में डालते हैं। उसके बाद है बेटा वीडिंग। वीडिंग क्या है? वीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। क्या होता है बेटा, जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो क्रॉप के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स ग्रो करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि ग्रो करें, जैसे घास या कोई और प्लांट ग्रो कर जाता है क्रॉप के साथ, तो हम नहीं चाहते हैं, तो उसको हटाने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग weeds is called weeding। ठीक है बेटा, weeding क्या है? The process of removing weeds is called weeding। अब यहां पर weeds क्या है वो भी जान लीजिए। weeds के बारे में हम क्या कहते हैं कि weeds के बारे में ये कहा जाता है कि weeds the unwanted plant grown in crop field, grown in crop field। I hope clear है। The unwanted plant that grows in crop field is called, क्या कहते हैं उसको, हम कहेंगे क्या कि उसी को हम क्या कहेंगे, weeds कहते हैं। I hope clear है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको weeds के बाद थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम chaff, द प्रोसेस ऑफ separating grain from chaff। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, अनाज से भूसे को अलग करने का जो प्रोसेस है मशीन के द्वारा, उसी को हम थ्रेशिंग कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर कैसे डिफरेंट है मैन्योर से। ये हमने वर्कशीट में भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया है तो हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ आर फर्टिलाइजर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फर्टिलाइजर, मैन्योर। ठीक है, फर्टिलाइजर और मैन्योर, इट इज केमिकली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस। फर्टिलाइजर के बारे में क्या कहते हैं कि ये केमिकल से प्रिपेयर होता है, जबकि मैन्योर के बारे में कहते हैं इट डज नॉट कंटेन केमिकल्स, कंटेन्स केमिकल। ठीक है, अगर फर्टिलाइजर को हम ज्यादा अमाउंट में ऐड कर देंगे तो सॉइल को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर हम मैन्योर को ज्यादा अमाउंट में ऐड करते हैं तो वो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मीन्स व्हाट, फर्टिलाइजर व्हेन एडेड इन मोर अमाउंट, फर्टिलाइजर्स व्हेन एडेड इन मोर अमाउंट fertilizers when added in more amount harms the soil। ठीक है, वही हम क्या कहेंगे, मैन्योर, इफ एडेड इन मोर अमाउंट, it does not harm the soil। ठीक है, फर्टिलाइजर को अगर ज्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे तो वो सॉइल को हार्म करता है, जबकि मैन्योर ऐसा कुछ
नहीं करता है। आई होप क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में हम फर्टिलाइजर्स के बारे में ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल एज इट नॉट मिक्सेज इन द सॉइल। मीन्स व्हाट कि फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, so it does not mix in soil। ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, इसीलिए ये सॉइल में मिक्स नहीं होता। इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक इन नेचर, so it mixes in the soil, it mixes in the soil। क्लियर है? ये ऑर्गेनिक होता है नेचर का, इसीलिए ये मिक्स हो जाता है सॉइल में। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स विच कंजर्व वाटर। तो व्हाट इज इरिगेशन क्वेश्चन है। मेंशन 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन, 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो हम क्या कहेंगे? इरिगेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप फील्ड। ये क्या है? इरिगेशन है क्या? इरिगेशन मतलब होता है खेतों में पानी डालना। तो प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप फील्ड क्या कहलाता है? इरिगेशन। और 2 कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे the 2 type of irrigation are, the 2 types of irrigation are पहला ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और दूसरा है स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। मीन्स व्हाट कि इरिगेशन के बारे में हमेशा ये ध्यान रखना है कि इरिगेशन जो है वाटरिंग ऑफ क्रॉप फील्ड, मीन्स व्हाट कि खेतों को पानी पहुंचाने का प्रोसेस है। और ये 2 तरह के जो हैं वो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। आई होप क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है क्या? इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट विल हैपन? डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन, व्हाट विल हैपन? एक्सप्लेन। इन खरीफ सीजन व्हाट विल हैपन? एक्सप्लेन। हैपन, एक्सप्लेन। देखो बेटा, यहां कह रहा है क्या कि अगर वीट को हमने खरीफ सीजन में शो किया, अगर वीट को हमने उगाया खरीफ सीजन में, तो क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे क्या कि अगर वीट को हम खरीफ सीजन में शो करेंगे, इफ वी शो वीट इन खरीफ सीजन देन व्हाट विल हैपन? तो हमारा आंसर क्या होगा? इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन इट विल नॉट गेट appropriate climatic condition, as a result it will turn into weeds। मीन्स व्हाट कि अगर वीट को हमने खरीफ सीजन में शो किया तो उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगा। अगर जो ठंडी में उगता है अच्छा, उसको अगर गर्मी में लगाएंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन तो मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से ये अनवांटेड प्लांट घास फूस में बदल जाएगा, इसमें अनाज नहीं आएगा। आई होप क्लियर है। हम क्या कहेंगे? इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन
season, it will not get appropriate climatic condition, appropriate climate condition, as a result, it will get converted into weeds. It will get converted into weeds. I hope clear है. अगर इसको क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगा तो ये तो घास ही बन जाएगा ना. तो ये था इस क्वेश्चन में. अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप. एक्सप्लेन हाउ डज सॉइल गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू कंटिन्यूअस प्लांटेशन. तो हाउ डज सॉइल गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू कंटिन्यूअस प्लांटेशन? तो हमारा आंसर क्या होगा? सॉइल गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू कंटिन्यूअस प्लांटेशन बिकॉज इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी. अगर हम लगातार क्रॉपिंग करते रहेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसके पास, सॉइल के पास एप्रोप्रिएट टाइम नहीं होगा कि फिर से वो अपनी फर्टिलिटी, अपनी उपजाऊ क्षमता को प्राप्त कर सके, जिससे क्रॉपिंग इफेक्टेड होगा, ज्यादा क्रॉपिंग नहीं होगी. क्लियर है? हम क्या कहेंगे? ड्यू टू कंटिन्यूअस प्लांटेशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस प्लांटेशन the crop does not get, या the soil does not get enough time to regain its fertility. So the productivity of soil decreases. I hope clear है. यहीं तक हमें करना था बेटा इस चैप्टर में. आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है. अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. टिल देन इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और फिर वर्कशीट को पढ़िए जो इसके अलॉन्ग आपको मिला है. अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू.